इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ जब युहाओं के बॉडी से प्योर ग्रीन एनर्जी निकलकर इमॉर्टल डॉक्टर डूलियो वांग जियनर के अंदर जाने लगी, तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि ये पावर बाकी सभी एनर्जी से अलग है, क्योंकि इसमें एक अजीब सी जान थी। उन्होंने तुरंत अपनी सोल पावर को कंट्रोल करके उस एनर्जी को अपने अंदर के स्पिरिचुअल सी में सील कर दिया और फिर उन्होंने ध्यान लगाकर उस एनर्जी को फील किया ताकि वो समझ सके कि ये असल में कैसी है। धीरे धीरे उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। और भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि वांग जियनर जैसी ट्रांसेंडेंट डूलियो के लिए अपनी पावर बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, खासकर किसी हीलर के लिए। वो पहले से ही स्टार लुओ एम्पायर की सबसे बड़ी मेडिकल पावर मानी जाती थी, लेकिन अब उनकी एज 200 इयर्स के करीब पहुंच चुकी थी और उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यहाँ तक कि वो खुद मान चुकी थी कि उनके पास बस कुछ साल ही बचे हैं। और जब युहाओं की वो प्योर लाइफ एनर्जी उनके बॉडी में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर नई जान लौट आई हो। उनके भीतर उम्मीद की एक चिंगारी फिर से जल उठी और उन्हें लगा ये वही मौका है जिसका उन्होंने इतने सालों से इंतजार था अपनी पावर को एक नए लेवल पर ले जाने का। और अगर वो इस एनर्जी को ठीक से समझ ले और अपनी सोल पावर को इसके जैसा बना ले तो शायद वो फिर से यंग हो सकती है और उनकी एज भी कई साल तक बढ़ सकती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वांग जियनर का ध्यान फिर युहाओं की तरफ गया। वो एक हीलर होने के नाते उसे डर था कि कहीं उसके इस इलाज से उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे राहत मिली कि युहाओं की हालत पहले से कहीं बेहतर थी। उसके बॉडी की सारी नर्व्स जो टूटी हुई थी अब धीरे धीरे जुड़ने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेजान बॉडी फिर से जिंदा हो रही हो। उन्होंने महसूस किया कि आसपास की हवा भी अब लाइफ एनर्जी से भर गई है। और भाई लोग, वो जानती थी कि ये एनर्जी यूं ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए, तो उसने थोड़ा हिस्सा खुद अब्सॉर्ब कर लिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया उसे अपने अंदर एक अलग ही हलचल महसूस हुई। वो बॉटलनेक जो उसे सालों से रैंक 96 तक पहुंचने से रोक रहा था अब टूटने के करीब था। और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, अब वो ठीक है, बस उसे थोड़ा आराम चाहिए। और फिर उन्होंने अपने हाथ फैलाए और उनके चारों तरफ ग्रीन लाइट फैल गई। वो लाइट युहाओं के बॉडी को धीरे धीरे घेर रही थी और उसे जमीन से उठाकर हवा में तैराने लगी बिना उसे जरा भी छुए। ये पल इतना खूबसूरत था कि वहाँ मौजूद हर कोई कुछ देर तक बस खामोश होकर देखता रह गया, जैसे किसी ने मौत के दरवाजे से वापस जिंदगी खींच ली थी, और वो भी इतनी शांति के साथ कि वो नजारा किसी गॉडली पावर से कम नहीं लग रहा था। और फिर वांग जियनर ने व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ देखा और पोलाइटली बोली, ड्यूक, मैं युहाओं को अपने साथ ले जाती हूँ, कुछ समय तक मैं खुद उस पर नजर रखूंगी। उसकी बॉडी थोड़ा अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अब वो सेफ है। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने रिस्पेक्ट से सिर झुकाकर कहा, ठीक है एल्डर, मैं उसे आपकी देखभाल में छोड़ता हूँ। और भाई लोग, अब मिंग दो माउंटेन रेंज की ये बैटल लगभग एंड हो चुकी थी। श्रेक एकेडमी के लोग भी ज्यादा देर नहीं रुके। वे इमॉर्टल डॉक्टर डूलियो के साथ नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के कैंप की तरफ लौटने लगे। सभी को अब जाकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन तांग वूटोंग की आंखों में अब भी वही परेशानी थी, क्योंकि अब भी कई सवाल थे जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। और कुछ ही देर में सभी लोग बेस पर पहुंच गए और बेस के एक टेंट में युहाओं को एडमिट किया गया था, जहां थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जू सांसी बोलता है, अब जब सब लोग पूरी रात से जाग रहे हैं तो सब थक चुके होंगे। युहाओं की देखभाल हम बारी बारी से करेंगे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा ध्यान से काम करती हैं। तो येगुई, तुम पहली बारी लो, सुबह तक तुम उसकी देखभाल करोगी। उसके बाद नान क्यों तुम्हारी जगह लेगी और बाकी सब लोग जाकर आराम करो। जू सांसी की बात पे सभी ने सिर हिलाया और सहमति जताई। येगुई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो खुश हो कि उसे युहाओं के पास रहने का मौका मिला। वहीं बगल में बैठी तांग वूटोंग ने चुपचाप येगुई और युहाओं दोनों को देख रही होती है और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी फीलिंग थी। वो पलटकर बिना कुछ कहे टेंट से बाहर चली गई। तांग वूटोंग को बाहर जाते हुए जू सांसी भी देख लेता है और मुस्कुराकर मन ही मन सोचता है, कभी कभी जल्दी करने से बातें बिगड़ जाती हैं। वो ये नहीं जानता था कि तांग वूटोंग सच में वांग डोंगर है या नहीं, लेकिन वो जानता था कि दोनों में अजीब सी सिमिलैरिटीज है और अगर वांग डोंगर के साथ कुछ हो गया है तो शायद तांग वूटोंग ही युहाओं के जीवन में उसकी जगह ले सकती है। इसलिए वो दोनों के बीच एक नया रिलेशन बनाने की कोशिश में था। और अब टेंट में सिर्फ येगुई बची थी। उसने युहाओं की ओर देखा और धीरे से कहा, युहाओं जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे पता है कि तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया है और शायद कभी नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी देखभाल करने का मौका मिला। और फिर वो रात भर उसकी देखभाल करती रही, लेकिन कोई था जो उसे रात भर चुपके से निहारते ही जा रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि तांग वूटोंग होती है। और फिर सुबह होते ही नान क्यों भी युहाओं की देखभाल करने आ जाती है।
और ऐसे ही एक एक करके सभी लोग ही युहाओं की केयर करते हैं। और फिर सुबह होते ही इमॉर्टल डॉक्टर डूलियो वांग जियनर युहाओं के चेकअप के लिए आती है और मन में सोचती है वो कल की अपनी एक्सपेक्टेशंस पर सही उतरी थी। युहाओं की प्योर लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद वो अपने बॉटलनेक तक पहुंच गई थी और सीधे रैंक 95 से रैंक 96 में ब्रेक थ्रू कर ली थी। ये उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि ये लगभग 60 इयर्स का स्ट्रगल था जो युहाओं की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। भले ही उसे युहाओं पर कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा, लेकिन उसने ये सुनिश्चित करना चाहा कि वो रिकवरी के दौरान किसी परेशानी का सामना न करे। ये उसकी तरह से ग्रैटिट्यूड का तरीका था और अब युहाओं की हालत एकदम स्टेबल थी। और फिर येगुई ने फिर से युहाओं की देखभाल करने लगी। वहीं इस तरफ टेंट के बाहर एक पर्सन क्वाइटली खड़ी थी और थोड़ा लोनली महसूस करते हुए साइलेंटली वहाँ से चली गई। नान क्यूक्यू ने येगुई की शिफ्ट ली और युहाओं की वॉच रखी और फिर जांग ननन ने शिफ्ट संभाली और फिर जू सांसी ने तांग वूटोंग को बोला रात के खाने के बाद जियांग ननन की जगह तुम लो। इस बात को सुनकर तांग वूटोंग थोड़ी देर के लिए स्टन रह गई, तो जू सांसी ने नेचुरल तरीके से कहा ये बहुत अच्छा है, मैंने पहले एल्डर इमॉर्टल डॉक्टर डूलियो से पूछा था और उन्होंने कहा कि युहाओं के पैसेजवेज अब बेसिकली जुड़ गए हैं, लेकिन उन्हें हील होने में थोड़ा समय लगेगा। उसका शर्ट ब्लड से भरा हुआ है जो उसके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती हो नाइट में शर्ट बदलने में? और प्लीज ऐसे करते समय सावधानी बरतना। तो तांग वूटोंग ने भी सबकॉन्शियस तरीके से हाँ कह दिया और तभी उसे एहसास हुआ कि ये एक लेडी के लिए ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन तब तक जू सांसी जा चुका था। वो उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसने नहीं किया। जू सांसी भी वहाँ से चला गया और चलते हुए मन में कहा युहाओं मैं तुम्हारी बहुत हेल्प कर चुका हूँ, तुम्हें जल्दी रिकवर करना होगा। इस तरफ तांग वूटोंग धीरे धीरे युहाओं के टेंट में गई और उसने देखा कि युहाओं अभी भी डीप स्लीप में सो रहा होता है और उसका फेस अभी भी पीला हो रखा था। और ऐसे ही वो कुछ देर तक युहाओं को देखती रही और फिर शर्माते हुए शर्ट को ओपन कर दिया और एक कपड़े से युहाओं के सभी इंजरीज को क्लीन करने लगी। युहाओं की इंजरीज इतनी हैवी थी कि तांग वूटोंग उन्हें साफ करते वक्त बहुत ज्यादा ही डर रही थी और साथ में ही वो युहाओं के लिए बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। युहाओं की बॉडी की इंजरी क्लीन करने बाद तांग वूटोंग की नजर युहाओं के खून से भीगी पैंट्स पर गई, जिसे देख वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि अब उसे क्लीन कैसे किया जाए। वो इस टाइम एम्बेरस थी क्योंकि ये प्राइवेट एरिया था, लेकिन थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने उसकी पैंट को हटा देती है और फिर उसके पैरों को साफ करती है। सभी इंजरी से खून के धब्बे को हटता देख उसे बड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। तांग वूटोंग को ऐसा करता देख जू सांसी और जियांग ननन उसे बाहर से देख रहे होते हैं और फिर मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहां तांग वूटोंग युहाओं के बेड साइड में बैठी हुई उसे ही देखे जा रही थी। उसका मन धीरे धीरे रिलैक्स हुआ और वो खुद भी सोने लगी। उसे मेंटली बहुत थक चुकी थी लेकिन सेटिस्फैक्शन भी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने युहाओं को पूरी तरह क्लीन कर दिया था। रात के अंधेरे में युहाओं का राइट हैंड अनकॉन्शियसली तांग वूटोंग के हाथ को छू गई। वहीं इस तरफ युहाओं के सबकॉन्शियस माइंड में उसके पास्ट की सारी यादें रीप्ले हो रही थी, चाहे फिर वो उसके चाइल्डहुड की परेशानियां हो या श्रेक एकेडमी में टफ डेज हो या फिर वांग डोंगर के साथ खुशियां हो। उनके फ्यूजन स्किल्स और वांग डोंगर और वांग क्रियर के जाने की पेनफुल मेमोरीज सब उसकी माइंड में चल रही थी। तभी युहाओं के बॉडी में धीरे धीरे एक चिल्ड और आराम देने वाली सेंसेशन दौड़ गई। ये फीलिंग बहुत हल्की और कंफर्ट देने वाली थी क्योंकि उसके सपने में डोंगर उसके पास लौट आई थी और उसके बगल में झुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही युहाओं उसे अपने गले से लगाने गया वो वहाँ से गायब हो गई और इसी सपने के साथ उसकी नींद भी खुल जाती है। और जब सुबह पहली किरण टेंट में घुसकर तांग वूटोंग के फेस पर पड़ती है तो वो अपना हाथ ऊपर उठाकर सूरज की रोशनी से बचाने लगी और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली उसकी बड़ी पिंकिश ब्लू आईज अभी भी थोड़ी ब्लरी थी। सामने युहाओं का पीला लेकिन हल्का रोसी चेहरा था। उसकी आंखों का ब्लर तुरंत गायब हो गया और तभी वो जोर से चिल्ला पड़ी, लेकिन वो युहाओं को सेफ देख के और उठता देख के मन ही मन खुश थी। और जब वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जू सांसी भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ आते ही कहता है, वूटोंग तुम युहाओं की केयर कर रही हो लेकिन तुम्हें हमेशा खड़े रहने की जरूरत नहीं है। वो अब कैसा है, क्या कुछ बदल गया? तो तांग वूटोंग ने उनकी तरफ बैक करके नॉड किया और कहा वो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। जू सांसी बेड के पास आते हुए उसने तांग वूटोंग के एम्बेरस्ड और ब्लश हुए फेस को देखा। वो समझ गया कि वो पिछली रात युहाओं की केयर करते हुए अभी भी एम्बेरस्ड है। वो अंदर से हंसा लेकिन उसे एम्बेरस नहीं किया और फिर खुशी से कहा, युहाओं का रंग पहले से बेहतर लग रहा है, देखो उसके चेहरे पर हल्की रोजनेस है। जू सांसी ने उसे सराहा, वूटोंग तुमने युहाओं की बहुत अच्छी केयर की है, लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
इस बात पे तांग वूटोंग अनकॉन्शियसली बोली, हाँ मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और फिर जू सांची ने कहा, वूटोंग तुम पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद थक गई होंगी, तुम वापस जाकर रेस्ट करो। इस बात पे तांग वूटोंग ने उसकी तरफ सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गई और वो सीधे अपने टेंट में दौड़ते हुए चली गई। और तभी जू सांसी की नजर अचानक चौड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि युहाओ के मुंह के कोने में हल्की मुस्कान थी। और फिर युहाओ हंसते हुए बोलता है, हमारी मिशन सक्सेस हुई है, हमने स्टार लुओ एम्पायर को मिंग दो माउंटेन रेंज वापस दिला दिया है और अब वो सीधे सन मून एम्पायर की टेरिटरी को थ्रेटन कर सकते हैं। तो जू सांसी कहता है, हाँ हमारा स्ट्रेटेजिक एम पूरा हुआ है और जब तुम थोड़ा और रिकवर हो जाओगे तो हम एकेडमी लौटेंगे। तो इस पर युहाओ ने कहा, हाँ अब लौटने का समय है और हमें हेवनली सोल एम्पायर के बारे में अभी नहीं पता। अगर वो पूरी तरह कोंकर हो गई तो सन मून एम्पायर एकेडमी को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा, इसलिए हमें जल्दी एकेडमी लौटना चाहिए। और फिर जू सांसी बोलता है, स्टार लुओ एम्पायर ने हमारे मेरिट के लिए रिवॉर्ड्स दिए हैं और हमने मॉनेटरी रिवॉर्ड स्वीकार किए लेकिन नोबल टाइटल्स डिक्लाइन कर दिए हैं और तुम्हारा टाइटल मार्कीज का है, इसका क्या करने का प्लान है? इस बात को सुनकर युहाओ बोला, ये टाइटल मेरे काम आएगा इसलिए मैं इसे रखूंगा और बताओ कि अभी फ्रंटलाइन की सिचुएशन कैसी है। तो जू सांसी ने बताया, स्टार लुओ एम्पायर मिंग दो माउंटेन रेंज पे चढ़ाई कर दी है और उन्होंने कई छोटे सोल मास्टर टीम सन मून एम्पायर में भेजे हैं ताकि वो सन मून एम्पायर का ध्यान अट्रैक्ट कर सके, लेकिन हम उनके मिलिट्री ऑपरेशंस में उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं किए। युहाओ ने कहा, ठीक है मुझे भरोसा है व्हाइट टाइगर ड्यूक स्ट्रैटेजी में गलती नहीं करेगा और स्टार लुओ एम्पायर के एलिट सभी यहाँ हैं। इस वजह से सन मून एम्पायर को बड़ी आर्मीज डिप्लॉय करनी पड़ेगी और उनके मेन फोर्सेस हेवनली सोल एम्पायर में हैं। तो जू सांसी ने कहा, मुझे नहीं लगता स्टार लुओ एम्पायर सन मून एम्पायर के लिए बड़ी थ्रेट होगी। डेथ गॉड डुलियो बहुत पावरफुल है, उसके प्रेजेंस में सन मून एम्पायर को रियल डैमेज देना मुश्किल होगा। युहाओ की आंखों में फ्रस्ट्रेटेड लुक था, वो जानता था डेथ गॉड डुलियो ये शिशुई एक अल्टीमेट डुलियो है और ब्लडी डीमन पपेट उसके मार्शल सोल में है। वो उसके टीचर की ओल्ड लवर भी थी, उसकी पावर नॉर्मल नहीं थी। तभी युहाओ को याद आया, टीचर ने कहा था इविल सोल मास्टर्स के लिए टाइटल डुलियो बनना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इविल सोल मास्टर टाइटल डुलियो बन गया तो डिस्ट्रक्शन आनी तय है। और भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि होली गोस्ट चर्च बहुत सालों से छुपा हुआ था और अब उनके पास इविल सोल मास्टर्स हैं जो टाइटल डुलियो हैं और एक अल्टीमेट डुलियो भी है जिसके पास डेथ गॉड पगोड़ा है, ये शिशुई जो लगभग इनविंसिबल है और ये वॉर में डायरेक्टली शामिल है। बीस्ट गॉड डीटियान ने उसे इस बार तो डरा दिया, लेकिन अगली बार क्या होगा? एक सोल मास्टर की पावर शायद बैटल के आउटकम ना बदल सके, लेकिन उसकी जैसी टेरिफाइंग पावर वाली सोल मास्टर बैटल की टाइड बदल सकती है। इसके अलावा होली गोस्ट चर्च के पास डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग झाओ भी है जो अल्टीमेट डुलियो है। कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 अल्टीमेट डुलियो बचे हैं और दोनों सन मून एम्पायर की हेल्प कर रहे हैं। और फिर युहाओ कुछ टाइम तक सोचने के बाद कहता, हमें जल्दी एकेडमी लौटना चाहिए। स्टार लुओ एम्पायर को सन मून एम्पायर की तरफ से ज्यादा दबाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वे फिलहाल स्टेबलाइज हो सकते हैं, लेकिन हेवनली सोल एम्पायर शायद बहुत मुश्किल में है। डेथ गॉड डुलियो के प्रेजेंस में मुझे नहीं लगता कि स्टार लुओ एम्पायर सन मून एम्पायर के टेरिटरी में जाकर कुछ कर पाएंगे। एकेडमी को शायद दूसरी प्लानिंग करनी होगी। इस तरफ जू सांसी ने कहा, ठीक है इतना मत सोचो, तुम्हारी रिकवरी सबसे जरूरी है, अब रेस्ट करो। और फिर इस तरफ युहाओ ने फिर से आंखें बंद की और अपने बॉडी में हुए बदलाव महसूस करने लगा और उसने उस पल को याद किया जब डीटियान ने उस पर कंट्रोल लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगले एपिसोड में आप देखने वाले हो युहाओ को बीस्ट गॉड की पावर्स को चुराते हुए, और वो ऐसा कैसे करता है और क्या होगा जब बीस्ट गॉड को इसके बारे में पता चलेगा। और अगर आपको अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।